Hello guys, today in this video, this is a series of lectures in which I will cover all the chapters from NCERT in 30 minutes for NEET. It's a revision series where I will cover all the important questions, important topics, important lines from the NCERT as it is in just 30 minutes so that you can revise the chapter as a whole in just 30 minutes. So I am today we are revising the chapter respiration in plant, which is from class 11. Sorry, the chapter is from class 11, plant physiology. So first, what is respiration? It is the oxidation of food material. ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल. अब ऑक्सीडेशन कैसे होगा भाई? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड? कार्बन कार्बन बॉन्ड. ठीक है, विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. फिर से देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, वाई फॉर, ठीक है, विच रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस. दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग. ऑब्वियस सी बात है, फिर इस एनर्जी को हम हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं. अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड इज़ फोटोसिंथेसिस. तो अगर हमें फूड को पहले तोड़ना है तो पहले हमें फूड बनाना भी पड़ेगा. तो हम फूड बनाएंगे कैसे? फोटोसिंथेसिस से. तो सोर्स क्या है फूड का? फोटोसिंथेसिस है. उससे फूड बना, फिर हमने फूड को तोड़ा, फिर उससे हमने एनर्जी बनाई, फिर उस एनर्जी को हमने यूज़ करा किसका? अपने बॉडी फंक्शंस के लिए, लाइफ प्रोसेसेस के लिए. ठीक है. द कंपाउंड डेट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. तो वो कौन कौन से कंपाउंड है या फिर जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. तो ऑब्वियस बात है, जब हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन से ही हमें क्या मिलेगी? एनर्जी. तो जिस चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे क्या कहा जाएगा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाएगा. अब वो क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन है. इसके अलावा प्रोटीन भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, और ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है. द एनर्जी रिलीज्ड इज नॉट यूज डायरेक्टली बट इट इज़ यूज टू सिंथेसाइज एटीपी. अब जैसे ही हमने उन पार्टिकल्स को तोड़ा, बॉन्ड्स तोड़ा, मॉलिक्यूल्स को जब हमने तोड़ा, तो फिर जो हमें एनर्जी मिली उसे हम एज इट इज़ यूज़ नहीं करेंगे. फिर पहले हम उस एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में? एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जिसका नाम है एटीपी. व्हेन एनर्जी इज नीडेड एटीपी ब्रोक डाउन. उसके बाद ये एटीपी टूटेगी. मतलब हमने एक तरह से पैकेट के फॉर्म में इसको स्टोर कर दिया, फिर ये पैकेट टूटेगा और हैंस एटीपी एक्ट एज एनर्जी करेंसी, और फिर उसमें से एनर्जी निकलेगी. तो हम एटीपी अब बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर रहती है? ये एटीपी की फॉर्म में. जो एनर्जी निकलती है उसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, उसको हम पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? एटीपी में कन्वर्ट करते हैं. फिर जब हमें जरूरत होती है हम किसको यूज़ करते हैं? एटीपी को यूज़ करते हैं. यहाँ पे एटीपी क्या है? एटीपी की फॉर्म आप लोग याद रखो, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है. नाउ वी विल सी कि प्लांट्स में ये प्रोसेस कैसे होती है. रेस्पिरेशन की प्रोसेस, इसको हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं. ये प्रोसेस प्लांट्स में कैसे होती है? फॉर रेस्पिरेशन प्लांट्स गेट O2 एंड गिव्स आउट CO2. रेस्पिरेशन प्लांट भी करते हैं, और प्लांट भी इस समय क्या करते हैं? O2 ही लेते हैं और CO2 ही छोड़ते हैं. पूरे दिन तो प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन के टाइम प्लांट्स भी क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं. इन प्लांट्स गैस एक्सचेंज अकर वाया विच स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स. क्वेश्चन कि प्लांट्स में किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के थ्रू होता है. प्लांट नीड नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिकॉज ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज नीड. प्लांट में किसी हुई क्या हुआ? ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हुआ जैसे सब करते हैं, और CO2 और वाटर क्या हुई? रिलीज हुई. सर्टेन ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड to anaerobic condition. Some are facultative anaerobes, other are obligate. बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एनारोबिक कंडीशंस के लिए अडेप्टेड है. एनारोबिक कंडीशंस मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है. ठीक है. उनमें से कुछ को हम फैकल्टेटिव कहते हैं और कुछ को हम ऑब्लिगेट कहते हैं. ऑब्लिगेट का मतलब कुछ ओकेजनल है, फैकल्टेटिव मतलब जो वही करेंगे बस. ठीक है. नाउ वी विल सी द प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस. व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ग्लूकोज का लाइसिस इज ग्लाइकोलिसिस. इसका दूसरा नाम क्या है? EMP पाथवे. EMP पाथवे क्यों? क्योंकि तीन साइंटिस्ट गुस्टोव एमडेन, ऑटो मेयरहॉफ और जे पारनास, इन्होंने इसको क्या करा? स्कीम दी, ये सिस्टम बताया, इसलिए उनके नाम पे इसका नाम क्या है? EMP पाथवे. इसमें होता क्या है? इट इज़ अ पार्शियल ऑक्सीडेशन. पार्शियल मतलब पूरा नहीं टूटा है ग्लूकोज,
ग्लूकोज जो है टूटेगा किस में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज कितने जगह C6 है तो C3 के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म इन ऑल लिविंग सेल्स। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। होता क्या है, एक ग्लूकोज से क्या बना, 2 पायरुविक एसिड बना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। स्कीम किसने दी, EMP ने, ठीक है, एमडर मेयरहोफ एंड पार्नास ने। सो दिस इज कॉल्ड EMP पाथवे। उसके अलावा इन एनाएरोब्स इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस सब में होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर हैबिटेट, ठीक है, कि वो एरोबिक है या एनाएरोबिक है, ये प्रोसेस सब में होगी, ठीक है। एनाएरोबिक में सिर्फ यही एक ऐसी प्रोसेस है जो कॉमन होती है विद एरोबिक्स, ठीक है। अब इन प्लांट ग्लूकोज डिराइव्ड फ्रॉम, किससे ग्लूकोज निकलता है, सुक्रोज से निकलता है, ठीक है, फ्रॉम सुक्रोज और फ्रॉम स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट। तो सुक्रोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय एन एंजाइम इन्वर्टेज। तो एक एंजाइम है जिससे सुक्रोज किस में कन्वर्ट हुआ, पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हुआ, उसके बाद जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होंगे ये क्या करेंगे, ग्लाइकोलिटिक पाथवे में जाएंगे। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सबसे पहले इसमें फॉस्फोरस ऐड किया जाएगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, फॉस्फोराइलेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और बाय द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, द एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रही है इसका नाम क्या है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया तो फॉस्फोराइलेशन हुआ, तो यहाँ पे एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, ठीक है। इट इज देन आइसोमराइज टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे क्या हुई, इसका आइसोमर बना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दूसरे के आइसोमर से होते हैं, ठीक है, बस कीटोन और एल्डिहाइड बॉन्ड का डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। तो ये इसके क्या बन गया, आइसोमर से, तो ये दोनों चीज़ें सेम ही है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से अब मेन चीज़ें शुरू होती है। सबसीक्वेंट स्टेप्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। अब देखो हमने यहाँ तक की प्रोसेस समझ ली, अब हम इसके बाद से देखेंगे। तो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तो इस काम को करने में क्या लगी, एनर्जी लगी। तो हमने क्या करी, एनर्जी दी। पर आप बोलोगे हम तो एनर्जी बना रहे थे, नहीं, ये जो प्रोसेस है इसमें हमें पहले एनर्जी देनी भी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम एनर्जी बनाएंगे भी, ठीक है। यहाँ तक जो प्रोसेस है सिंगल सिंगल चल रही है, लेकिन देखो यहाँ होती है प्रोसेस 2 हो गई। तो अगर हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिया, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिया, तो यहाँ पे हमें दिख तो एक रहा है, लेकिन हमने दिए कितने हैं, क्योंकि सब कुछ 2 है तो हमने मॉलिक्यूल्स भी 2 दिए हैं। आया समझ में, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल दिए हैं हमने, और ऊपर हमने लगा कितने दिए थे, पहले 2 दिए थे, तो 4 में से 2 हो गए तो 2। तो नेट गेन कितने मॉलिक्यूल का होता है, हमें इसमें 2 मॉलिक्यूल का होता है ATP, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दोबारा क्या होता है, हम स्टेप्स देखते हैं सारे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ग्लाइकोलाइसिस कितने स्टेप्स की रिएक्शन है, 10 स्टेप्स की है, ठीक है, जो अलग अलग कंट्रोल में है। ATP यूटिलाइज्ड एट, ATP कौन कौन से स्टेप में यूटिलाइज होगा, 2 स्टेप्स में। कहाँ कहाँ पे, जब ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पहला स्टेप। दूसरा, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ATP का यूटिलाइजेशन होगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। पर हमें तो एनर्जी निकालनी थी नहीं, पर हमें फिर से पहले एक बार देनी भी पड़ेगी। उसके बाद जब फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट डाईफॉस्फेट ये स्प्लिट होगा किस चीज़ में, 2 चीज़ों में, DHAP में और PGAL में। DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और PHAL 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, ठीक है। इन 2 चीज़ों में टूट गया ये, और ये दोनों चीज़ें क्या होती है, एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। अब जो PGAL होता है, PGAL क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। कहाँ है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब ये ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, ये अब टूटेगा विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू BPGA। BPGA इज 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इसमें कन्वर्ट हुआ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। ड्यूरिंग दिस 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम आर रिमूव्ड फ्रॉम द PGAL एंड ट्रांसफॉर्म्ड टू NAD+ एंड फॉर्मिंग NADH। तो यहाँ पे NAD+ था, और हमने 2 मॉलिक्यूल्स कहाँ से लिए, यहाँ से, इसमें से लिए, और इसने क्या बना लिया, NADH2 बना लिया। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे एक NADH2 मिला। कौन सी प्रोसेस में, जब PGAL से क्या बना, 3BPH, ठीक है। जब हमें क्या मिला, हमें PGAL से क्या बना, BPGA बना, 1,3 बिसफॉस्फो। कहाँ से मिला हम लोग को, किससे, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से, ठीक है। तो 1 से 2 हो गया, ठीक है। अब जो BPGA है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड,
बिकम 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको हम ये क्या बनेगा, इससे कन्वर्ट होगा ये 3 PGA में, ठीक है, यील्डिंग एनर्जी, दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ATP। जब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा तो एनर्जी रिलीज होगी किसमें, जब BPGA कन्वर्ट हो रहा होगा 3 PGA में, किसमें 3 PGA में, तो एनर्जी निकलेगी और यही एनर्जी से हमें क्या मिलेगा, ATP मिलेगा, ठीक है, आया समझ में ये वाला स्टेप, ठीक है, ATP मिलेगा। अब अगर अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA तो मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बनेगा, तो मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलेगी। वैसे ATP इज ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन PEP। अब जो ये PGA है ये कन्वर्ट किस में होगा, फॉस्फोग्लिसरेट में। अब ये जो फॉस्फोग्लिसरेट है पहले क्या था, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट था, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फिर फॉस्फोग्लिसरेट बना, ठीक है। अब इससे बनेगा PEP। अब PEP बन गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट, क्या बना, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना, और इसमें क्या निकला, वाटर रिलीज हुआ, ठीक है। जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो होगा ये जब कन्वर्ट होगा किसमें, हमारे फाइनल प्रोडक्ट पायरुविक एसिड, जो हमने क्या कहा था कि हम ग्लूकोज से क्या बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनाएंगे, तो हमें दोबारा क्या मिलेगी, ATP मिलेगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलेगी। तो इन ग्लाइकोलिसिस 4 ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो एक ग्लूकोज से हमने 4 ATP निकाले, कैसे निकाले, निकाल तो हमने 4 लिए, पर याद करो कि हमने 2 ऊपर लगा भी तो दिए थे, तो हमें नेट गेन कितने ATP का हुआ, सिर्फ 2 ATP का, ठीक है। इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे कैसे, अभी आ गया समझ में आपको। तो पायरुविक एसिड तो पायरुवेट बन गया, इट इज़ द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है 2 पायरुविक एसिड, वो हर जगह बन रहा है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी आई की प्रोसेस अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेगी, ऑर्गेनिज्म कौन सा है, एनवायरमेंट कौन सा है और क्या है, बट ये हर जगह बनेगा, ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस की हर जगह होगी, हर एनिमल में, हर प्लांट में, हर जगह होगी, हर सेल में। इसके अलावा बच जाती हैं 3 चीज़ें, क्या क्या, अब जब पायरुविक एसिड बन गया, अब ये 3, अब पायरुविक एसिड के साथ 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर ले, या ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर ले, या ये एरोबिक रेस्पिरेशन कर ले, मतलब नॉर्मल सांस लेने की प्रोसेस, क्योंकि सिर्फ 2 ATP से तो हमारा कुछ नहीं होगा ना, हमें तो 36 ATP चाहिए, तो कहीं ना कहीं और तो काम करना पड़ेगा। और वैसे जब भी पार्शियल हुआ है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, हमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 36 ATP मिलती है। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्मेंटेशन, हमने 2 तरह की प्रोसेस देखी, एनारोबिक में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ठीक है, जो हमें पायरुविक एसिड मिला था अब वो आगे कैसे जाएगा, तो वो आगे 3 प्रोसेसेस में जाएगा, या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर ले, या वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर ले, या वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर ले। तो पहले हम लोग फर्मेंटेशन देखते हैं। तो फर्मेंटेशन क्या है, इट इज़ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, पार्शियल वहाँ पे हो गया था, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट एरोबिक में होता है, ठीक है, ठीक है। इट अकर्स इन मैनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ये बेसिकली किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है और यूकैरियोट्स में होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यानी कि, ठीक है। अब आ जाओ, अब कैसे होता है, 2 टाइप्स का होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो देखो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा, हेयर द पायरुविक एसिड, वही पायरुविक एसिड जो हमने ग्लूकोज से बनाया, फ्रॉम द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड इथेनॉल। ये किन चीज़ों में कन्वर्ट होगा, CO2 में और इथेनॉल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यही है वही पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से हमने पायरुविक एसिड बनाया, जब यहाँ पे हमें ATP मिली थी, याद है, हाँ। तो ये रहा पायरुविक एसिड। अब ये या तो लैक्टिक एसिड बन जाए या इथेनॉल प्लस CO2 रिलीज़ कर दे। तो अगर ये इथेनॉल प्लस CO2 रिलीज़ कर देगा तो ये क्या कहलाएगा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अगर लैक्टिक एसिड बना लेगा तो ये क्या जाएगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इन दोनों प्रोसेस में हमारा क्या फ़ायदा है, हमें क्या करना है, हमें तो पानी निकालना है, हमें तो एनर्जी निकालनी है ना, एट द एंड कुछ भी हो हमें क्या निकालनी, एनर्जी। तो क्या यहाँ हमें एनर्जी निकलती हुई दिखी, कहाँ दिखी, मैं दिखाता हूँ कहाँ दिखी। द एंजाइम पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, नाम क्या है एंजाइम का, पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेट एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटलाइज दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को कौन करवाएगा, एंजाइम पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। होगा कहाँ पे, ये यीस्ट में। यीस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज अबाउट 30%। तो कहीं भी अल्कोहल की कंसेंट्रेशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 13%। यीस्ट कम मर जाती है अगर अल्कोहल की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाए, मोर देन 13%। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, इथेनॉल प्लस अल्कोहल,
ठीक है। अब लैक्टिक एसिड कैसे होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, वही पायरुविक एसिड है, वही पायरुविक एसिड कन्वर्ट किस में हो रहा है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। कौन कर रहा है, कुछ बैक्टीरिया कर रहे हैं। तो इस बीच द रिड्यूसिंग एजेंट NaDH प्लस H प्लस इज रीऑक्सीडाइज टू NAD। याद करिए, हमें थोड़ी देर पहले क्या मिला था, हमें थोड़ी देर पहले हमने याद है NAD प्लस के साथ जब 2 हाइड्रोजन निकले थे ड्यूरिंग आइसोमराइजेशन, तो हमने NADH2 बनाया था ग्लाइकोलिसिस में। अब वो NADH2 जो है दोबारा यूज़ होगा और उससे क्या बन जाएगा, NAD बन जाएगा, री ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन बोथ द प्रोसेसेस। तो इन एनिमल्स व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट, ठीक है। तो अब हमें जो NADH2 मिला था तो वापस चला गया, तो हमें नेट मिला क्या, है ना। तो अब देखो नेट ATP प्रोडक्शन, ठीक है। इन एनिमल व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट, अब एनिमल जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम थक जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, सांस फूलती है, तो ऑक्सीजन की कमी है। तो क्या होता है, तो पायरुविक एसिड जो होता है मसल में, मसल की जो सेल्स होती है उसमें अंदर क्या होता है, पायरुविक एसिड। तो नॉर्मली तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, पर अगर ऑक्सीजन कम पड़ जाए तो क्या, अभी हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस तो क्या होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस पर एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है ये तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन है ही नहीं तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो ही नहीं पाएगा। तो पायरुविक एसिड क्या करेगा, तो पायरुविक एसिड करेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जब पायरुविक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड। कौन से एंजाइम की हेल्प के साथ, लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज के साथ। तो अगर अल्कोहल, अगर एसिड, अगर इथेनॉल बने तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और अगर लैक्टिक एसिड बने तो लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। और फिर जब लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो वो लैक्टिक एसिड हमारी सेल्स के अंदर आ जाएगा, और फिर वही लैक्टिक एसिड की वजह से हमें क्या होगा, हमें पेन फील होगा। जब हम उसको प्रेस करेंगे तो उस लैक्टिक एसिड की मूवमेंट होगी, और जब उस लैक्टिक एसिड की मूवमेंट होगी तो हमें रिलीफ मिलेगा, जब वो लैक्टिक एसिड डिस्पर्स होगा, ठीक है। तो नेट ATP प्रोडक्शन देखते हैं, हमने क्या क्या कर लिया। अब जैसे हमने क्या देखा कि सो नेट ATP प्रोडक्शन फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसको जब हम, अगर हम फर्मेंटेशन करा दें, मतलब उसका अगर हम उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें कितनी ATP मिलती है, 2 ATP मिलती है। कैसे 2 ATP मिलती है, ये जो प्रोसेस थी इसमें क्या हमें ATP मिली, नहीं मिली। जो सेकंड प्रोसेस थी एल्कोहलिक और लैक्टिक, इसमें तो कुछ मिला ही नहीं, ATP तो बस हमें वही मिली थी जो हमने 4 ATP ग्लाइकोलिसिस में बनाई थी। याद है हमने 4 बनाई थी, 2 हमने यहाँ बनाई थी, 2 ही हमने यहाँ बनाई थी, और एक हमने शुरू में लॉस कर दी थी। तो 4 में से 2 गया तो क्या नेट गेन कितना हुआ हमें, 2 ATP। तो फर्मेंट, तो ये तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से हमें कितना मिलती है, 2। याद रखना ये वर्ड कि जब भी क्वेश्चन आए कि नेट गेन इन ATP ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 ATP, ठीक है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का तो नेट गेन कितने ATP का होगा, 2 ATP का। टोटल बनती कितनी है, 4, लेकिन 2 ATP हम यूज़ कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे, फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में, और फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनाने में। अब ड्रॉबैक्स क्या क्या है फर्मेंटेशन का, नुकसान क्या है फर्मेंटेशन का, एनर्जी प्रोडक्शन इज लिमिटेड, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज, नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी मोड, सिर्फ 7% एनर्जी निकलती है। ऊपर से हैजार्डियस प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे अल्कोहल बनता है और एसिड बनता है। एक तो एनर्जी नहीं बना के दे रहा है, ऊपर से उल्टी पुल्टी चीज़ें और बना रहा है, तो कैसी प्रोसेस है, नुकसानदायक है। सिर्फ 7%, लेस देन 7%, ये है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में कितने परसेंट एनर्जी रिलीज होती है, सिर्फ 7% एनर्जी रिलीज होती है। ये भी क्वेश्चन है कि कितने परसेंट एनर्जी रिलीज होती है, सिर्फ 7% एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। हम देखेंगे एरोबिक। सबसे पहली बात एरोबिक क्या है, हमने इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन देख लिया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज द इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन होगा वो कौन सा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। इसमें क्या निकलेगा, CO2 वाटर और एनर्जी तो हमें चाहिए। ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर से याद रखो, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें क्या होता है, द पायरुवेट जो क्या था, फाइनल प्रोडक्ट था ग्लाइकोलिसिस का, ये ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया। द क्रूशियल इवेंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज, एरोबिक रेस्पिरेशन के सबसे क्रूशियल इवेंट्स क्या हैं, व्हाट आर द मोस्ट क्रूशियल इवेंट्स ऑफ दिस
पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट का सबसे पहली बात क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। जब इनकम्प्लीट हुआ तो क्या कहा गया, फर्मेंटेशन। अब कंप्लीट होगा तो क्या कहा जाएगा, एरोबिक। तो एरोबिक में क्या होगा, सबसे पहले एरोबिक एयर की प्रेजेंस में हमेशा क्या होगा, कंप्लीट होगा, पूरा होगा। बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम। तो जितने भी हाइड्रोजन थे पायरुवेट मॉलिक्यूल में सब निकाला जाएगा बारी बारी से, जिसके बाद हमें सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मिलेगा। इट टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। उसके अलावा जब अब मान लीजिए हमने हाइड्रोजन निकाल दिया, तो पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। 2 molecules of O2 with simultaneous synthesis of ATP। और इसी बीच जब ये निकल रहा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन की पासिंग होगी उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, ATP मिलेगा। और ये कहाँ पे होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोबारा बात ये देखिए कि सबसे पहले कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की पासिंग की वजह से ATP कहाँ बन रही है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन होती है, इनर और आउटर। तो अंदर की तरफ क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के बाद आएगी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। उसके बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव हम करेंगे, ठीक है, रिमूव एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 मॉलिक्यूलर O2 विथ सिमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ CO2, सॉरी ATP। और उसी में क्या निकलेगी, ATP निकलेगी। तो ATP कहाँ पे बन रही है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब जो पायरुवेट है, पायरुवेट इसको पायरुविक एसिड भी कहा जाता है। एंटस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर चला है क्योंकि ऑक्सीडेशन करवाना है इसको कंप्लीट। एंड अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो गया कि कार्बन का निकलना। इस डीकार्बोक्सिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम इसमें हेल्प करेगा, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। बट काम तो करेगा, पर उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इट नीड को एंजाइम्स। इसको हमें क्या देने पड़ेंगे, कुछ एंजाइम्स देने पड़ेंगे। जो को एंजाइम्स देने पड़ेंगे, कुछ NAD+ मॉलिक्यूल्स देने पड़ेंगे और को एंजाइम A देना पड़ेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 NADH मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। तो हमने एक ग्लूकोज से पहले 2 पायरुविक एसिड बनाए और अब उन 2 पायरुविक एसिड से हमें 2 NADH मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमें जो रिएक्शन दे रखी है वो एक के लिए दे रखी है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करवाने से पहले हमने क्या कहा, हमें इसके साथ क्या करना पड़ेगा, हमें इसके साथ कोएंजाइम्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कैसे हुआ हम देखो। सबसे पहले पायरुविक एसिड के साथ कोएंजाइम A और NAD जुड़ गया, जैसे कि हमने कहा था। इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हमने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करवाया। और इसका एक्टिवेटर कौन सा मॉलिक्यूल है, मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिवेटर कौन, मैग्नीशियम। तो इससे हमें क्या क्या मिला, इससे हमें मिला एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस CO2 प्लस NADH2। एक पायरुविक एसिड, अगर ये एक पायरुविक एसिड है तो हमें कितने NADH2 मिला, एक। अगर पायरुविक एसिड 2 हो जाते तो NADH2 कितने मिलते, वो। हमें याद रखना है कि एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड मिले थे, 2। तो NADH कितने मिलेंगे, 2। आ गया समझ में। अब जो ये एसिटाइल कोएंजाइम है ये बन गया हमारा हीरो आगे की प्रोसेस के लिए। सबसे पहला हीरो ग्लूकोज, उसके बाद अगला हीरो कौन बना, पायरुविक एसिड। वो 3 चीज़ें करी, एल्कोहल फर्मेंटेशन, इथेनॉल फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। अब पायरुविक एसिड से हमें क्या मिला, एसिटाइल कोएंजाइम A मिला, CO2 मिला और NADH2। तो हमारे काम की सिर्फ यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एसिटाइल कोएंजाइम A और CO2, ठीक है। तो अब जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये एंटर करेगा एक और साइकिल में, जिससे क्या कहा जाएगा, TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या है इसका नाम, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, क्रैब साइकिल। क्यों इसको क्रैब साइकिल क्यों है, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया था उसका नाम था हैंस क्रैब। क्या नाम था, हैंस क्रैब। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रैब साइकिल, ठीक है। अब इसके स्टेप्स देखते हैं क्रैब साइकिल के, ठीक है। तो अब देखो इसके स्टेप्स। तो सबसे पहले जो कंडेंसेशन होगा एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्जेलोएसिटिक एसिड OAA एंड वाटर टू फॉर्म सिट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम। तो कोएंजाइम मॉलिक्यूल इज रिलीज।
याद करो, पायरुवेट 3 कार्बन का था, एक CO2 मैंने भगा दिया था पहले, तब 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बचा। तो मॉलिक्यूल कौन हुआ, एक कार्बन तो निकल गया ना, तो दो मॉलिक्यूल बचा, तो कितने कार्बन का बचा, 2 कार्बन का बचा। एसिटाइल कोएंजाइम है जो हमने अभी बनाया था, जिसके साथ हमें क्या क्या मिला था, हमें NADP मिला था, है ना, NADPH2 मिला था। यहाँ पे और क्या क्या निकला था, यहाँ पे NADPH NADH प्लस, है ना, प्लस H मिला था। उसके अलावा हमें CO2 मॉलिक्यूल मिला था, है ना। उसके अलावा हमें क्या मिला था, हमें क्या मिला था, CO2, NADH और एसिटाइल कोएंजाइम मिला था। ठीक है, अब देखिए ये NADH याद रखना है, जो हमें पहले NADH मिला था वो लग गया था, दोबारा NADH मिला है, अभी हमारे पास है। ठीक है, तो हमारे पास अभी एक NADH है और 2 मॉलिक्यूल्स हैं ATP के। कैसे 2 मॉलिक्यूल्स ATP के, ग्लाइकोलिसिस में जो हमें नेट गेन हुआ था। ठीक है, ये सब याद रखते चलना है। अब क्या होगा, ये एंटर करेगा सिट्रिक एसिड साइकिल में। ठीक है, इसी को या फिर इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। अब ये एज अ फैक्टर काम करेगा किसमें, अब बॉडी में ऑलरेडी क्या है, ऑक्जेलोसिटिक एसिड है सेल के अंदर। ऑक्जेलोसिटिक एसिड से क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड बनेगा। ठीक है, अब देखिए ऑक्जेलोसिटिक एसिड 4 कार्बन, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन, तो कार्बन कैसे बढ़ गए, कौन आके जुड़ा यहाँ पे जुड़ा 2 कार्बन का आपका एसिटाइल कोएंजाइम है। तो 4 कार्बन में 4 प्लस 2 कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। और इस बीच क्या निकल गया बाहर, कोएंजाइम ही बाहर निकल गया और एसिटाइल ग्रुप इसमें आके लग गया और हमें पानी लगा। अब सिट्रिक एसिड किस में होगा कन्वर्ट, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में। और जब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा तो एक CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जैसे ही एक CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा तो अब एक C निकला, पानी का एक CO2 निकला, तो उसमें कार्बन कितने निकले, एक कार्बन निकले। तो अगला जो प्रोडक्ट बनेगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, वो कितने कार्बन का बनेगा, 5 कार्बन का बनेगा। और इस बीच हमें क्या मिलेगा, हमें एक NADH मिलेगा, एक NADH प्लस H मिलेगा, एक NADH2 मिलेगा। एक NADH2 हमें यहाँ मिला था, याद है, जब पायरुवेट से वो बना था, ये वाला ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के में 2 मॉलिक्यूल से 2 मिला था। अब हम जो भी पढ़ रहे हैं 1 के लिए पढ़ रहे हैं, हम इसको इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, तो 2 से 2, अब ये एक पायरुवेट की साइकिल है और हमें कितने पायरुवेट मिले थे, 2 पायरुवेट मिले थे, तो दोनों पायरुवेट के साथ तो साइकिल सेम ही हो रही होगी। अब जैसे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जब ये कन्वर्ट होगा एक दूसरे कंपाउंड में, इसको कहा जाएगा सक्सीनिक एसिड, तो हमें क्या मिलेगा, एक और CO2 निकलेगा। तो जैसे निकला तो 5 कार्बन, कितना कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया। ठीक है, प्लस हमें यहाँ पे एक और NADH2 मिलेगा। तो एक NADH2 हमें यहाँ मिला, एक NADH2 हमें यहाँ मिला, एक NADH2, तो अब तक हमें कितने मिल गए, 3 NADH2, एक पायरुवेट से, तो 2 पायरुवेट से 6 NADH2 मिल गए। ठीक है, अब जब ये काम कर रहा होगा, बहुत क्रूशियल, कि GTP कब निकलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हेन GTP इज रिलीज। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस GTP रिलीज, व्हेन देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड इनटू सक्सीनिक एसिड। तो क्या है, एक स्पेशल चीज़ बनती है, स्पेशल चीज़ का नाम क्या है, GTP। अब जो सक्सीनिक एसिड है ये कन्वर्ट होगा इसमें मैलेइक एसिड में। जब ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होगा तो फिर क्या निकलेगा, एक मॉलिक्यूल निकलेगा। अब FADH2 का एक नया मॉलिक्यूल हमको मिला, इससे क्या कहा जाता है, इसका नाम है FADH2। क्या बना, FADH2। तो अब तक हमें क्या क्या मिल चुका है, हमें एक पायरुवेट से हमें 3 तो NADH2 मिल चुके हैं। एक NADH2 में पहले ही मिल गया था जब उसके साथ कोई एंजाइम जुड़ रहा था। 2 NADH2 में बाद में मिले, कब, जब ऑक्जेलोसिटिक एसिड में एसिटाइल कोएंजाइम आके जुड़ा 4 कार्बन के साथ, जब 2 कार्बन जुड़ा तो 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड मिला। जब सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में तो उसने एक CO2 मॉलिक्यूल निकाला। तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक कितने कार्बन का हो गया, 5 का, क्योंकि एक C तो निकल चुका। तो उस समय में हमें एक NADH2 मिला। फिर जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक था उसको वो सक्सीनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिर एक CO2 निकला। और जब एक CO2 निकला तो एक कार्बन कम हो गया, तो 5 से कार्बन कितने हो गए, 4 कम हो गए। और इसी बीच हमें दोनों ही प्रोसेस में एक एक मॉलिक्यूल किसके मिले, NADH के मिले, NADH2 के मिले। तो एक NADH2 इनिशियल प्रोसेस में पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने में, और 2 NADH2 हमें यहाँ मिल गए, एक सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो बनने में, एक अल्फा कीटो से सक्सीनिक बनने में। एक और नई चीज़ हमें क्या मिली, जब अल्फा कीटो से सक्सीनिक बना हमें एक नया मॉलिक्यूल मिला जिसे क्या कहा जाता है, GTP, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है इसे। याद है एडिनोसिन एंड गुआनोसिन, अगर आपने पढ़ा हो क्लास 12th में,
तो यहाँ पे हमें क्या मिला, जीटीपी मिला। अब जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है ये कन्वर्ट हुआ किसमें, मैलेइक एसिड में। जैसे ही ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर एक खास चीज़ हो गई, यहाँ पर वो तो हुआ ही नहीं, वो क्या, यहाँ पर यहाँ पे CO2 रिलीज नहीं हुआ, तो कार्बन तो 4 के 4 ही रह गए, सक्सिनिक में भी 4, उसमें भी 4। यहाँ पे हमें क्या मिला, FADH2, एक और नया मॉलिक्यूल मिला FADH2। अब ये जो NADH2 और FADH2 है ना, ये सब आगे जाके ATP बनेंगे, लेकिन अलग अलग है, वैल्यू अलग है। जैसे होता है ना एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट जिसे कहते हैं कि मान लीजिए $1 अमेरिका का और $1 कहीं और का, या फिर ये मानिए कि अमेरिका का डॉलर और UK का पाउंड, तो $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़ चल रहा है आजकल, 86 रुपीज़, और एक पाउंड इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो एट द एंड तो हमें रुपीज़ चाहिए ना, पर दोनों की वैल्यूज़ तो अलग अलग है। अगर हम इसे कन्वर्ट कराएंगे तो इतने रुपए मिलेंगे, इसे कराएंगे तो इतने मिलेंगे। तो बस इसमें भी यही चीज़ है, NaCH2 से नंबर ऑफ ATP जो बनेगी वो अलग बनेगी, और FADH2 से अलग बनेगी। कितनी बनेगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जब फिर मैलिक एसिड आगे फिर किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। दोबारा यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकला, तो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि हमें बेसिकली 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे हम लोग। पहला हमने कब निकाला, जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा था, यहाँ पर निकाला है ना। तो पायरुवेट जो था वो, जब इसको हमने निकाला तो फिर ये 3 कार्बन था, 2 कार्बन हो गया था। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन का था, इसमें हमने फिर आके इसको जोड़ दिया। जब ये सिट्रिक एसिड साइकिल में जुड़ रहा था, तो फिर हमें सिट्रिक एसिड मिला 6 कार्बन का। फिर हमने एक CO2 निकाला, तो टोटल CO2 कितने निकले, 3। टोटल NaDH2 कितने मिले हमें, साइकिल में 3 मिले और एक बाहर से मिला, तो 4 हो गए। FADH2 कितने मिले, 1 मिले। कब मिले, सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड के बनने की भी, ठीक है। GTP कब मिला, जबकि अल्फा कीटो से क्या बन रहा था, सक्सिनिक बन रहा था। अब क्वेश्चन आया कि वो 5 कार्बन का कंपाउंड, तो वो 5 कार्बन का कंपाउंड कौन है जिसने एक GTP बनाई, अल्फा कीटोग्लूटारिक। अब ये बोला है कि वो 4 कार्बन का कंपाउंड जिसके कन्वर्जन से FADH2 निकला, तो 4 कार्बन का कौन है, सक्सिनिक एसिड। तो ये याद रखना है कि 4 का कौन है और 5 का कौन है। और बड़ा सिंपल है, कार्बन निकलते जा रहा है तो कार्बन कम होते जा रहा है, साइकिल याद कर लीजिए, सब हो जाएगा। अब हम इसे रीड कर लेते हैं। अब सिट्रेट आइसोमराइज टू आइसोसिट्रेट, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटो। हाँ, अब ये एक स्टेप है बीच में कि जो सिट्रेट होता है वो कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में। कुछ नहीं, आइसोमरेज एंजाइम होता है, उसके प्रेजेंस में आइसोमराइजेशन प्रोसेस, बस एक स्टेप बढ़ जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब जो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड टू सक्सिनाइल कोएंजाइम है, अब सेम यही चीज़ है। अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। अब वही सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है ये आगे जाइए क्या बनाता है, सक्सिनिक एसिड बनाता है। तो ये एक स्टेप है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी उसमें दिखा नहीं रखी इसलिए मैंने बताई नहीं। अब जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, ये कन्वर्ट टू सक्सिनिक एसिड एंड अ GTP मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन में आ जाए दोनों चीज़, आ चुका है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ जाए दोनों चीज़ तो खैर कभी आएगी नहीं। हाँ, अगर आ भी जाए तो क्या करना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस GTP इज रिलीज्ड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड टू सक्सिनिक एसिड और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड। तो क्या जाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड। यहाँ पे अगर आप चाहो तो लिख सकते हो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, वो जब बना तो क्या निकली, GTP निकली। इतना आप याद रखो, ठीक है। उसके बाद अब हम टोटल समरी देख लेते हैं इसकी। ये मैंने बताया ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट, तो ये रहा सक्सिनेट से क्या बना, फ्यूमरेट बना, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, देन टू मैलेट, तो इसमें ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट टू ऑक्सैलो एसीटेट OAA, इसी को कहा जाता है ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। अब फ्यूमरेट वही बीच में है, यहाँ पे फ्यूमरेट है, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमें नेट क्या क्या मिला। अभी तक हमने जो 3 प्रोसेस देखी उससे हमें नेट क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। तो एट 3 पॉइंट्स ऑफ TCA साइकिल NAD+ इज रिड्यूस टू NADH2, 3 पॉइंट्स पे। एट 1 पॉइंट FADH2 इज रिड्यूस्ड, मैंने बताया। Continued oxidation of acetyl coenzyme A via TCA cycle requires continued replenishment of oxaloacetic acid। अब इस साइकिल को चलने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ से शुरू होती है साइकिल,
ये बार बार बनता रहेगा तभी तो ये बनता रहेगा, या किससे जुड़ता रहेगा तो ये बनता रहेगा, तो ये सब चलता रहेगा, है ना। तो ये भी चाहिए। तो रीजनरेशन ऑफ NADH एंड FADH फ्रॉम NADH2 एंड FADH2, हमें इसकी भी ज़रूरत है ना। तो समरी देखते हैं। समरी इस पूरे रिएक्शन की फॉर्म में है। तो समरी कहती है क्रैब साइकिल की, जो पायरुविक एसिड है इसमें 4 NADH लगे, 1 FADH लगा FADH लगा। और 4 NADH क्यों बोले? 3 NADH यहाँ लगे और 1 NADH यहाँ भी तो लगा था भाई, है ना। तो ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 लगे। अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ, आप बोलोगे H2 कैसे लगे? अभी दिखा देता हूँ कैसे लगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लगे भाई, हैं। और 2 पायरुविक एसिड तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ H2O हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O हो जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लगे, ADP लगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सारा काम हुआ, साइकिल चली। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मिले। 3 मॉलिक्यूल ऑफ कैसे मिले? 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे मिला, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिले, 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे मिला, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिले 4 NADH मिले। 4 NADH कैसे मिले? अब आप बोलोगे 4 NADH कैसे मिले? 4 NADH में 1 NADH ये मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिला, चौथा ये मिला ना। उसके बाद अब बोलोगे कि 1 FADH कहाँ मिला? 1 FADH तो ये रहा, मिला ना। तो 3 CO2, 4 NADH2 और 4 FADH। अब तुम बोलोगे एक ATP कहाँ से दिख रही है? अरे ATP बोलो या GTP बोलो, बात एक ही है। तो हमें एक्स्ट्रा एक ATP भी तो मिली थी GTP की फॉर्म में। तो हमें इतना कुछ मिला सिर्फ क्रैब साइकिल से और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से। अब दिस इज़ व्हाट कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब यहाँ तक हमें ये सब चीज़ें मिल गई, पर अभी तो हमें ये सब चीज़ें ही तो मिली, इससे ATP कहाँ बनेगी? ATP कहाँ बनेगी? ATP तो अभी तक नहीं बनी, अभी तो हमें सामान मिला है। ओके, एनर्जी करेंसी मिली है, अब इसे ATP में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम पढ़ेंगे ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसे कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कंफ्यूज मत हो ना ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से। मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ था अपने टाइम पे। डीकार्बोक्सिलेशन इज रिमूवल ऑफ कार्बन, फॉस्फोराइलेशन इज एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। दोनों अलग अलग है, ठीक है। दस अ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन एंड गिव 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब बताओ 6 क्यों? अरे भैया याद करो, ये 1 पायरुविक एसिड के लिए है। अगर ये 2 हो जाएगा तो ये सब चेंज हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 6 CO2, 4 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, इतना में मिल चुका है। अब 2 ATP तो हमें प्रॉपर दिख रही है बनती हुई। अब इन चीज़ों में से ATP कैसे निकालें? निकालनी तो है इनसे भी ATP, तो अब हम इससे ATP निकालेंगे। लेट स्टार्ट। इसके लिए अब जो हमें मॉलिक्यूल्स मिले इससे क्या बनाएंगे हम? ATP। एंड दिस प्रोसेस इज डन थ्रू ETS। व्हाट इज ETS? ETS इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कुछ नहीं, हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, जिसकी वजह से ग्रेडियंट मेंटेन होगा और उस ग्रेडियंट की वजह से हमें क्या मिल जाएगी? ATP मिल जाएगा। देखो कैसे होता है। इट इज़ द मेटाबॉलिक पाथवे प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे बड़ी बात की है कहाँ पे? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अगर आपको याद हो। दिस प्रोसेस पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस हम वही पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं। हमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट देख लिया, अब हम इलेक्ट्रॉन की पासिंग देखेंगे, जिसकी वजह से हम क्या बना लेंगे? ATP बनाएंगे CO2 के साथ मिलके, ठीक है। पाथवे प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। याद करो क्रैब साइकिल कहाँ हो रही थी? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये ATS कहाँ होगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स के बाहर की सबसे पहली, मैट्रिक्स से तुम बाहर की तरफ आओगे तो पहली लेयर क्या मिलेगी? इनर मेम्ब्रेन, फिर मिलेगी आउटर मेम्ब्रेन। तो हम इनर मेम्ब्रेन के अंदर है, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर। This is to release and utilize energy stored in NADH2 and FADH2। आप ये क्यों कर रहे हैं? ताकि जो एनर्जी किस में कन्वर्ट है, स्टोर्ड है, NADH और FADH में क्या हो जाए? रिलीज हो जाए। और ये कहाँ बने थे? TCA में, मतलब ट्राइसिट्रिक एसिड्स।
ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और इसका दूसरा नाम क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल। होता कहाँ पे है ये, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या कहते हैं इसको, क्रैब साइकिल। क्यों कहते हैं इसको, हैंस क्रैब ने दिया। क्या मिलता है हमें इसमें, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ GTP। GTP कब मिलता है, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट होता है किस में, सक्सिनिक एसिड में। और अगर क्वेश्चन में सक्सिनाइल नहीं दिया होगा तो अल्फा क्यूटोग्लूटारिक आंसर जाएगा, और अगर दोनों दिया होगा तो सक्सिनाइल आंसर जाएगा। क्यों, क्योंकि NCERT ने मेंशन किसे कर रखा है, सक्सिनाइल को कर रखा है। बाय ऑक्सीडेशन द इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन टू CO2 टू फॉर्म H2O। इलेक्ट्रॉन जो है CO2 के पास जा रहे होंगे और क्या बना रहे होंगे, पानी बना रहे होंगे। और बस इसी लेन देन और जाने आने के बीच में हम क्या कर लेंगे, ATP बना लेंगे। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH आर ऑक्सीडाइज्ड बाय NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1। बेसिकली कुछ नहीं है, आइए मैं पहले डायग्राम समझा देता हूँ, फिर हम रीड कर लेंगे। ये मैट्रिक्स था, ये ठीक है। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन होगी, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे TCH चली तो क्या क्या बना था, NADH बना था ना NADH। अब ये इनर मेम्ब्रेन है। अब जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर एक बड़ा बढ़िया सा सिस्टम लगा हुआ है। सिस्टम क्या है, सिस्टम कुछ नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ बहुत सारे चैनल्स लगे हुए हैं, हर चैनल का अपना एक नाम है। ठीक है, सबसे पहले का नाम है कॉम्प्लेक्स 1। क्या है ये, NADH डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस का मतलब हाइड्रोजन निकालेगा उसमें से, दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स 2, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कहते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स 3, इसको कहते हैं साइटोक्रोम BC1। क्या कहते हैं इसको, साइटोक्रोम BC1। ठीक है, फिर आएगा चौथा कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्या नाम है चौथे कॉम्प्लेक्स का, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, फिर आएगा पांचवा कॉम्प्लेक्स, ये है ATP सिंथेज। ये कैसे काम करेगा, एज एन एंजाइम ATP सिंथेज, जो क्या बनाएगी, ATP बनाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहला काम, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एन NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो NADH क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ विद एंजाइम NADH प्लस डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बने यहाँ पे खूब सारे। जब ऑक्सीडाइजेशन हुई तो इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब यहाँ खूब सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए तो मैट्रिक्स में क्या हो गए, खूब सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऑब्वियस सी बात है, प्लस फ्री हाइड्रोजन्स हो गए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसपोर्ट टू यूबिक्यूनॉन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। तो इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, यूबिक्यूनॉन के पास, ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा ना हो। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुए, ये कॉम्प्लेक्स 1 से FEMN और FES के थ्रू होते हुए किसके पास पहुँचे, यूबिक्यूनॉन के पास पहुँचे। अब जो ये जो यूबिक्यूनॉन है, अब यूबिक्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचे, ठीक है। अब यूबिक्यूनॉन ऑल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2 कॉम्प्लेक्स 2। अब जो यूबिक्यूनॉन है इसके पास FADH2 से भी इसके पास कॉम्प्लेक्स 2 जो है इसके थ्रू FADH2 से भी तो सामान आ रहा है ना, सिर्फ NADH2 से थोड़ी आ रहा है, FADH2 से भी आ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 डेट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, हाँ, तो हमने अभी तक क्या देखा था, हमने ये, हाँ, तो हमने ये देखा था कि कॉम्प्लेक्स 1 जहाँ पे NADH टूट रहा था, कॉम्प्लेक्स 2 जब सक्सिनिक एसिड से, याद है हम फ्यूमरेट होते हुए मैलिक तक गए थे तो हमें FADH2 मिला था। तो ये यहाँ पे ये टूट रहा है, FADH प्लस H किसमें, FAD प्लस में टूट रहा है। तो यहाँ पे भी H+ की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यहाँ भी बढ़ रही है। यहाँ से तो कॉम्प्लेक्स 1 जो NADH डिहाइड्रोजिनेस है ये उठा रहा है, यहाँ से कौन उठा रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 से सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस उठा रहा है। तो जब जब NADH डिहाइड्रोजिनेस उठाएगा तो FMN और FES के थ्रू जब ये हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, ग्रेडियंट मेंटेन करेगा, तो साथ में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट भी करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है यूबिक्यूनॉन, अब दो तरह के कैरियर्स होते हैं, एक होते हैं मोबाइल कैरियर्स, एक होते हैं नॉन मोबाइल कैरियर्स। जो मोबाइल कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेके जाते, वो कहते हैं भाई हमें तो कुछ और भी चाहिए, तो वो किसके थ्रू लेके जाते हैं, हाइड्रोजन्स के थ्रू लेके जाते हैं। और जो इमोबाइल्स कैरियर होते हैं वो डायरेक्टली ले जाते हैं।
तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो FAD FES के थ्रू जा रहे हैं, और यहाँ पे इसके थ्रू जा रहे हैं FMN के थ्रू जा रहे हैं। तो मैं सिंपल तरीका, अगर N है FMN तो मतलब ये NADH वाला है, और अगर और उसके अलावा जो बच गया तो क्या बच गया, FAD बच गया। तो कौन सा वाला है, FAD वाला है, FADH2 वाला है। ठीक है, N आ गया तो मतलब N वाला है। ठीक है, इसके थ्रू फिर सेम यूबिक्विनॉन, तो यूबिक्विनॉन क्या है, नॉन मोबाइल की कैरियर है, तो ये हाइड्रोजन को साथ लेके जाएगा। अब ये क्या करेंगे, ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज़ कर देंगे और इलेक्ट्रॉन को किसको दे देंगे, साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स 3 को दे देंगे। अब साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, FES के थ्रू दोबारा कहाँ पहुँचेगा, साइटोक्रोम C तक, साइटोक्रोम C1 तक पहुँचेगा, साइटोक्रोम C1 से C तक पहुँचेगा। अब साइटोक्रोम C क्या है, साइटोक्रोम C क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर है। मैंने क्या कहा था कि 2 तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मोबाइल और एक नॉन मोबाइल। एक कुछ होते हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लेकर चले जाते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं हमें कुछ और भी चाहिए साथ में, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें फिर हाइड्रोजन दिया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन को हम एट द एंड तो बाहर ही निकालना है। तो जब हमें हाइड्रोजन को एट द एंड बाहर ही निकालना है, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवा दें उसके थ्रू। तो जब हम साइटोक्रोम C तक पहुंच जाते हैं तो हमें हाइड्रोजन की नीड नहीं होती है, तो हम उसे कहाँ पे डिफ्यूज़ कर देते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो साइटोक्रोम C से कहाँ पहुँचता है, साइटोक्रोम A तक पहुँचता है, A से AA3 तक पहुँचता है, और इसी के थ्रू जब ये बाहर जा रहा होता है, ठीक है, उसी टाइम जो हाइड्रोजन बाहर, जब जो हाइड्रोजन इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन में जा रहा होता है, तो एक ग्रेडियंट बनता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलता है। हमें 2H+ मिल गए, हमें हाफ O2 मिल गए, इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से लेकर आ गए, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 में वाटर मिल जाता है। ठीक है, अब क्योंकि जैसे ये काम हुआ, जब हमने हाइड्रोजन मैट्रिक्स से कहाँ शिफ्ट कर दिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में शिफ्ट कर दिया, तो इंटर मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ग्रेडियंट बन गया। जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, तो ग्रेडियंट अपने हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, लो कंसंट्रेशन से जाएगा, थ्रू कॉम्प्लेक्स 5 जाएगा। जब प्रोटॉन अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा होगा, इसी बीच ADP + PI से हम क्या बना लेंगे, ATP बना लेंगे। तो एक मॉलिक्यूल ATP बनाने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन एक बार में निकालने पड़ते हैं, 2 हाइड्रोजन एक बार में निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो यूबिक्विनॉन था, ठीक है, जो यूबिक्विनॉन था वो कह रहा था कि मैं अकेला नहीं चलूँगा, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, तो वो हाइड्रोजन के साथ करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉन। ठीक है, इज देन ऑक्सीडाइज्ड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C। तो जैसे ही हमने रिड्यूस था ना पहले, तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो जैसे ही ऑक्सीडाइज हुआ तो इलेक्ट्रॉन हमने किसको शिफ्ट किया, साइटोक्रोम C को शिफ्ट किया। तो साइटोक्रोम C वाया साइटोक्रोम BCA, तो साइटोक्रोम BCA के थ्रू ये कहाँ पहुंचा था, साइटोक्रोम C तक पहुंचा था, BC1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू। साइटोक्रोम C इज स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे अटैच होती है। इट एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर, ये क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाता है ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, मतलब ट्रक की तरह है ना, ऑटो रिक्शा की तरह। ये कहता है कि ठीक है मैं इन्हें बिठा लूँगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मैं बिठा सकता हूँ, और ये सब कहते हैं कि मैं नहीं बिठाऊँगा। तो ये इसे बिठा के लेके कहाँ चला गया, कॉम्प्लेक्स 4 के बाद। अब कॉम्प्लेक्स 4 क्या है, ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, ये क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, कंटेन। ठीक है, तो साइटोक्रोम A3 कंटेन करता है, एंड 2 कॉपर सेंटर, इसके पास 2 कॉपर सेंटर है, एक कॉपर सेंटर ये रहा और एक कॉपर सेंटर ये रहा। ठीक है, दोबारा, व्हेन द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर वाया कॉम्प्लेक्स 1 to 4, दे आर कपल्ड टू ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 फॉर ATP प्रोडक्शन। ठीक है, तो जब इनकी मूवमेंट हो रही होती है तो ये ग्रेडियंट मेंटेन कर देते हैं, वही ग्रेडियंट हमें किस काम में हेल्प करता है, ATP की प्रोडक्शन में। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन लास्ट में चाहिए होता है, कहाँ चाहिए होता है मैं भी आपको बता दूंगा। येट ऑक्सीजन इज अ वाइटल सिंस इट डिराइव्स द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है सिस्टम से। कैसे रिमूव कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर। क्या बन रहा है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर बन रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, वरना हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये जो हम हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हैं उसी के साथ तो फिर ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तभी तो हम क्या निकाल रहे हैं, वाटर निकाल रहे हैं। समझ में आए। और जब हाइड्रोजन निकल रहा होता है उसी टाइम एक ग्रेडियंट बनता है,
और उसी ग्रेडियंट से हम ADP प्लस BI से क्या बना लेते हैं, ATP। तो पहले तो हमने हाइड्रोजन से ग्रेडियंट बनाया, फिर हमने हाइड्रोजन को इधर लाए। जब हम इधर लाए तो उस लाने के हम लाए क्यों, क्योंकि अगर हम नहीं लाते तो हम ATP नहीं बना पाते। अब जब ये आ गया तो इसका यहाँ पे क्या यूज़ है, तो कुछ यूज़ नहीं है। तो हमने इसको किसके साथ जोड़ा, ऑक्सीजन के साथ। तो हमने क्या बनाया, वाटर बनाया। इन रेस्पिरेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज यूटिलाइज्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो एनर्जी थी, इससे हमने क्या करा, फॉस्फोराइलेशन करवाया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इट इज़ नॉट फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट के प्रेजेंस में नहीं हुआ ये, ठीक है। द एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग ETS इज यूटिलाइज टू सिंथेसाइज ATP बाई ATP सिंथेज। कॉम्प्लेक्स 5 पाँचवा कॉम्प्लेक्स का था, ATP सिंथेज था। तो जो एनर्जी रिलीज हुई इसको हम क्या यूज़ करेंगे, ATP सिंथेज। अब जो पाँचवा कॉम्प्लेक्स है ये दो पार्ट से मिलकर बना है, F1 पार्ट और F0 पार्ट। जो F1 पार्ट है इसको हेड पीस कहा जाता है, दिस वन, ठीक है। और F0 पास है ये मार्जिनल कहा जाता है, ये एम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो मेन साइट फॉर ATP सिंथेसिस कौन सा होता है, F1, ठीक है। जहाँ पे ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनती है, ATP। कब बनती है, जब हाइड्रोजन उधर से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से कहाँ आ रहा होता है, मैट्रिक्स में आ रहा होता है ग्रेडियंट बनाने के लिए। अब F0 पार्ट क्या, इट फॉर्म अ चैनल थ्रू विच प्रोटोन, मतलब हाइड्रोजन, प्रोटोन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। द पैसेज ऑफ प्रोटोन इज कपल्ड to the catalytic site, the F1 component for ATP production. आया समझ में। For each ATP product produced, 2H plus pass through F0 from intermembrane space to matrix to electrochemical proton gradient। एक मॉलिक्यूल ATP बनाने के लिए हम दो H2O को बाहर निकालते हैं, इसलिए हमें, और उसके साथ फिर आके कौन बाइंड करता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है, तो हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O मिलता है। अब हम देखते हैं द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, ठीक है। नेट गेन ऑफ ATP फ्रॉम ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग अजम्पशंस। अभी हमने थोड़ा पहले याद है क्या निकाला था, हमने NADH बनाए थे और FADH बनाए थे। तो मैंने कहा था ना कि दोनों ही करेंसी अलग अलग होती है, एक डॉलर था और एक पाउंड था। तो हमें अगर एक NADH2 है तो कितनी ATP बनाएगा, टूटेगा, तीन। अगर एक FADH2 तो कितनी बनाएगा, 2। हमें बस ऐसी कैलकुलेशन कर लेनी है। अब याद करते हैं हम टोटल कितनी प्रोसेस पढ़ी, हमने टोटल पढ़ी 3 प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस, TCA और ETS। याद आया, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड से फिर हम लोगों ने क्या बनाया था, साइकिल चलाई थी। जब साइकिल चलाई थी तो फिर हमें क्या मिली थी, NADH2 वगैरह मिले थे। फिर हमने NADH2 को तोड़ा, याद है, जो NADH2 मिला था, फिर हमने उस NADH2 को तोड़ा भी, तो फिर उसको तोड़ के हमने इलेक्ट्रॉन्स करे, फिर उस इलेक्ट्रॉन से फिर हमने क्या बनाई, एनर्जी बनाई। अब देखो कि कैसे होती है प्रोसेस, कितने NADH टूटे तो कितनी ATP मिली। हमने देख तो ली कि NADH2 को तोड़ के हम हाइड्रोजन को यहाँ से वहाँ लेकर गए, फिर दोबारा उसको यहाँ से यहाँ लेकर आए। जब लेकर आए तो ग्रेडियंट बना, उस ग्रेडियंट से फिर हमने ATP बना ली कॉम्प्लेक्स 5 में F0 F1 के थ्रू। तो कितने हैं, तो टोटल कितनी बनी। तो the NADH synthesized in glycolysis is transferred into mitochondria and undergo oxidative phosphorylation. Intermediates in this pathway are not used to synthesize other compounds, ठीक है। हमने नहीं माना है कि जिसमें जो इंटरमीडिएट्स बन रहे थे उनको हमने नहीं माना कि उन्होंने कुछ और बनाया, हमने सिंपल चले। तो ओनली ग्लूकोज इज बिंग रेस्पायर्ड, सिर्फ हमने ये भी देखा कि हमने सिर्फ ग्लूकोज लिया, हमने किसी और चीज़ को नहीं लिया। अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट्स आर नॉट एंटर्ड इन द पाथवे, अगर वो आते तो बात कुछ और हो जाती। सच अजम्पशंस आर नॉट वैलिड, क्यों, हमने जिन अजम्पशन से ये निकाली पूरी कैलकुलेशन, ये वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि बॉडी में सारे पाथवे कैसे चल रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, एक साथ चल रहे होते हैं। सबस्ट्रेट एंटर द पाथवे एंड आर विड्रॉन फ्रॉम इट एज व्हेन नेसेसरी, ठीक है। जरूरी नहीं है जैसे हम चाहें वैसे ही हो। ATP इज यूटिलाइज्ड एज एंड व्हेन नीडेड। एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मीन्स। एंजाइम कैसे काम करेगी, वो कई तरीके हैं जिनसे होती है। हमने तो एक बिल्कुल वो कंडीशन ली है, आइडियल कंडीशन में जो प्रोसेस कैसे होगी, ठीक है। तो अगर हम आइडियल कंडीशन से अकॉर्डिंग देखें तो हमें क्या मिलता है, याद करो हमने ग्लाइकोलाइसिस में मैंने कहा था कि शुरू में हमने 2 ATP दी थी, पर हमें क्या मिले थे, 4 ATP मिले थे। तो नेट कितना आया था, 2 ATP मिली थी हमें डायरेक्टली, और और हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिले थे, तो 6 ATP हो गई। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से हमें कितने मिले थे, 1 पायरुविक एसिड से 1 NADH मिला था, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 NADH मिलेंगे, तो 6 ATP। क्यों,
क्योंकि एक NaDH ये रहा, एक NaDH कितनी बनाता है, 3, तो 2 NaDH कितनी बनाएंगे, 2 इंटू 3। फिर हमने TCA में याद करो, TCA में हमने एक पायरुवेट से 3 NaDH बनाए थे, एक FADH बनाया था एक पायरुविक एसिड से। तो 2 पायरुविक एसिड से कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, है ना। और इसको कर लो आप कितना, 3 कर लो। आया समझ में, ची कैसे हुआ 18। देखो, एक पायरुविक एसिड से 3 ATP, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 पायरुविक एसिड है ना, से 6 ATP, 2 है और 2। अब इसको कर लो, एक FADH2 से 2 मिलता है तो ये 4 हो जाएगा, 3 इंटू 3 सॉरी 6 इंटू 3 ये 18 हो जाएगा, और 2 GTP से तो 2 ही मिलेगा, तो टोटल कितने की 38 ATP। अब ये था टोटल हमारा गेन। अब देखो, तो 2 ATP मॉलिक्यूलर स्पेंट, हमने 2 ATP मॉलिक्यूल स्पेंड किया था। कब स्पेंड किया था, फ्रॉम ट्रांसफरिंग NADH मॉलिक्यूल फॉर्म्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस टू माइटोकॉन्ड्रिया। 2 ATP मॉलिक्यूल हमें लगे थे NADPH को ट्रांसपोर्ट करने में, तो नुकसान हुआ। तो नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल बाई कंप्लीट ऑक्सीडेशन कितना है, 36 ATP कंप्लीट और एरोबिक से। तो और एनारोबिक से हमें कितना मिला था, 2 ATP, और एरोबिक से मिलता है हमें 36 ATP। आया समझ में। अब कंपैरिजन देखो, तो जो मैंने बात बोली कि फर्मेंटेशन जो है वो पार्शियल ब्रेक डाउन है, लेकिन एरोबिक कंप्लीट ब्रेक डाउन है CO2 और H2O में। CO2 वहाँ बना था, H2O यहाँ बना था, और एनर्जी यहाँ बनी थी। अभी हमने देखा जब हाइड्रोजन आ रहा था, जब इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो फिर उससे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस वैलेंसी फिक्स करके H2O बन जा रहा था। नेट गेन कितना हुआ इसमें, सिर्फ 2 ATP का। यहाँ पे हमें नेट गेन कितना हुआ, 36 ATP का। NADH जो था वो ऑक्सीडाइज हुआ टू NADH स्लोली, और यहाँ पे कैसे हुआ, बहुत फास्टली। अब व्हाट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। हमने देखा कि जो ग्लूकोज है वो फेवर्ड सबस्ट्रेट है, मतलब उसको हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। सो ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज फॉर रेस्पिरेशन। पर उसके अलावा हम और भी तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, हम फैट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फाइबर्स खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, वो भी तो टूटते होंगे या वो वेस्ट होने जाते होंगे। तो वही, अगर फैट होता तो क्या होता, अगर प्रोटीन होता तो क्या होता, अगर कार्बोहाइड्रेट होता तो पहली बात तो शुगर में टूट जाता, सीधी सी बात है। और उसके बाद फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता, 1,6 बनता। ये कौन सी ग्लाइकोलिसिस वाली साइकिल होती, ये तो सभी में होती। फैट किस में टूटता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, ये फिर आगे ग्लूकोज में टूटता है, ये किस में टूटता है, अमीनो एसिड में टूटता है, ये फिर इसमें टूटता है। ये अमीनो एसिड सीधा कहाँ करता, कन्वर्ट पायरुविक एसिड में, फिर आएगी प्रोसेस सेम। अगर फैटी एसिड ग्लिसरॉल हो तो ये आगे कहाँ जुड़ता, सीधा एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास, आएगी प्रोसेस बिल्कुल सेम। तो इसको आपको इतना याद रखना है कि फैट ब्रेक डाउन इनटू ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, और जो फैटी एसिड आर डिग्रेडेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड एंटर द पाथवे। ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड इनटू 3-PGAL, याद करो, और एंटर द पाथवे। फैटी एसिड किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम और एंटर कर जाएगा, और जो ग्लिसरॉल है, क्योंकि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होकर इसमें आ जाएगा। प्रोटीन डिग्रेड किस में होगा, प्रोटीएज से अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड जो है वो डीएमिनेशन के बाद क्या बन जाएंगे, सेम पाथवे में आ जाएंगे थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम में। बस स्टेप्स अलग अलग है, कब कौन आएगी जुड़ेंगे सब इसी में आके, ठीक है। द रेस्पिरेटरी पाथवे जनरली कंसिडर एज कैटाबोलिक पाथवे, टूटना, बट इट इन्वॉल्व्स बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। जुड़ भी तो रही हैं कुछ चीज़ें, याद करिए कैसे। ऑक्सीजन एसिटिक एसिड में जाके एसिटाइल कोएंजाइम में जुड़ा था, 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन तो क्या बना था, 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बना था, सिट्रिक एसिड साइकिल में, याद आया। तो वहाँ पे तो एनाबोलिज्म भी हुआ, तो इसीलिए इट इज़ कॉल्ड एम्फीबॉलिक। एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म इज कॉल्ड एम्फीबॉलिज्म, जिसमें दोनों काम एक साथ हो रहा हो। एग्जाम्पल, फैटी एसिड ब्रेक डाउन टू एसिटाइल कोएंजाइम ए बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे, बट when the organism needs synthesize fatty acid and acetyl coenzyme A withdraw from the respiratory pathway. Similarly, during breakdown and synthesis of protein, respiratory intermediates are involved. अब देखते हैं हम रेशियो कि कौन कितनी एनर्जी देगा, किसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना ज़्यादा है, ठीक है, किस में से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। लास्ट टॉपिक, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, CO2 निकला और O2 कंज्यूम हुआ, मतलब रेस्पिरेशन देखना है हमें
कि किस में सबसे ज़्यादा होगा। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्टेट। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, वॉल्यूम ऑफ CO2 बाहर निकली, बदले में कितनी CO2 कितनी ऑक्सीजन हमें लगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स का कितना है, ये 1 है। कितना है कार्बोहाइड्रेट्स का, 1। 6 CO2 प्लस 6O2 कट गया 1। फैट्स का कितना है, <<1 है। बस आपको याद रखना किसका 1 है किसका नहीं है, और कुछ याद नहीं रखना। कितना दे रखा है क्रूड पेपर में, 0.7। प्रोटीन से कितना दे रखा है, 0.9। फैट से थोड़ा ज़्यादा। तो इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर ऑफन मोर देन 1। प्योर प्रोटीन और फैट आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की वीडियोस को आप देख लीजिएगा। मैंने जितने क्वेश्चन आ सकते थे इस चैप्टर से, आप अब NCERT रीड, लगभग आपकी पूरी NCERT इसमें कवर हो चुकी है, पूरी NCERT विद ऑल द डायग्राम्स, ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एवरीथिंग। आज सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप जाइए सीधा क्वेश्चन करिए, डाउट आ ही नहीं सकता, सब क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। थैंक यू।